नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका बहुत बड़ा इस अकेडमी में। आज का डेट है 22 सितंबर 2022 एंड डेली के करंट अफेयर्स के हमारे यहाँ पर सोर्सेज असम ट्रिब्यून एंड अदर नेशनल डेलीज को हम लोग यहाँ पर फोकस करेंगे, जिसका पूरे पीडीएफ लिंक जो है ना नीचे डिस्क्रिप्शन सेशन में लगा दिया जाएगा। आप वहाँ से इसको डायरेक्टली डाउनलोड भी कर सकते हैं। चलिए सबसे पहला यहाँ पे न्यूज़ देख लेते हैं। असम ट्रिब्यून से सीधा लिया गया रिगार्डिंग हेमकोश, जो क्या पहला असमीज डिक्शनरी है। इनफैक्ट ये इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है ना, क्योंकि पहला डिक्शनरी ऑफ साउथ ईस्ट एशिया है जिसको ब्रेल में लिखा गया है। मतलब ब्रेल वो टेक्निक होता है ना जिससे जिनके पास आंखें नहीं होती वो उन चीज़ को छू कर बेसिकली महसूस कर सकता है ना। सो हेमकोश जो कि पहला असमीज डिक्शनरी है, उनका ब्रेल एडिशन रिसेंटली कॉन्सेप्चुअलाइज एज वेल एज पब्लिश किया गया है बाई श्री जयंत बरुआ जी, है ना। नाउ क्लियरली बोला गया ये डिक्शनरी बन गया है सबसे पहला ब्रेल डिक्शनरी जो कि साउथ ईस्ट एशिया में इंट्रोड्यूस किया गया है। और इनको किनके प्रेजेंस में इसको रिलीज़ किया गया है, वो है ऑनरेबल गवर्नर ऑफ असम श्री जगदीश मुखी जी। तो चलो इतना भी भीतर में नहीं घुसना है, आपको मेन चीज़ यही याद रखना है, हेमकोश। ठीक है, नाम सिर्फ याद रखिएगा। ठीक है, अपने आप में ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट एक पोर्टेबल डिवाइस है, ये एक पोर्टेबल मेडिकल डिवाइस है टू बी वेरी स्पेसिफिक, जिसका नाम है सांस। अच्छा, ये सांस जो डिवाइस है ना दोस्तों, ये एक बैंगलोर बेस्ड स्टार्टअप के द्वारा डेवलप किया गया था और उसको असम में एक पायलट प्रोजेक्ट की तरह चलाया जा रहा था, जिसके तहत ये एक एयर प्रेशर मशीन है जो नियोनेटल बच्चे होते हैं ना, छोटे छोटे बच्चे, उनको कभी कभी सांसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। ठीक है, तो उनको प्रॉपर तरीके से ऑक्सीडेशन प्रोवाइड करवाने के लिए ये डिवाइस बनाया गया था। ठीक है, और इसीलिए इसका इतना ज़्यादा सक्सेस देखा गया, इसीलिए जो असम गवर्नमेंट है ये पूरा असम में ही ये डिवाइस को इम्प्लीमेंट करना चाहती है। सांस ये एक पोर्टेबल नियोलेटल कॉन्टिन्यूस पॉजिटिव एयर प्रेशर सिस्टम है जो कि लाइफ सेविंग ब्रीदिंग प्रोवाइड करवा सकता है इन्फेंट इन हॉस्पिटल्स को। समझ लो बात? तो अपने आप में ये इंपॉर्टेंट बन गया क्या, नहीं है ना? तो याद जरूर रखिएगा। नेक्स्ट, इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स 2023 को डिक्लेयर किया गया है एज इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स। किसके द्वारा? यूनाइटेड नेशंस के द्वारा। और ये प्रपोजल भी दिया गया था, पता है, इंडिया के द्वारा ही, क्योंकि इंडिया सोच रही थी ना दैट देखो मिलेट्स देश में प्रोड्यूस किया जाता है, राइट, बट इसको पुअर मैन्स क्रॉप कहा जाता है हमारे देश में, पता है। तो इसके रिलेटेड अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए, और अनडाउटेडली मिलेट्स के बहुत ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट्स भी होते हैं, है ना, क्योंकि जब तक अवेयर लोगों को ना करे तब तक तो ये हेल्थ बेनिफिट्स पहुंचेंगे नहीं ना। इसीलिए देख लेते हैं बेनिफिट्स ऑफ मिलेट्स। सबसे पहली बात तो न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी। जी हाँ, ये चीप होता है, ये ज़्यादा न्यूट्रिशियस होता है। एग्जाम्पल, रागी हैज़ द हाइएस्ट कैल्शियम कंटेंट एंड हाइएस्ट आयरन कंटेंट दैट कैन फाइट द हाई प्रिवेलेंस ऑफ एनीमिया एज वेल, राइट। दूसरा, क्लाइमेट रेजिलियंस। यस गाइज, कहा जाता है मिलेट जो है आप कितना भी हार्श क्लाइमेट क्यों ना हो उसको आप आराम से उगा सकते हो। जी हाँ, ये हार्ड और ड्रॉट रेजिस्टेंट क्रॉप भी होता है। इकोनॉमिक सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है देश को। क्यों? क्योंकि इसमें जो इनपुट्स लगते हैं ना वो उसमें बहुत कम पैसे लगते हैं। हेल्थ इश्यूज भी ज़्यादा नहीं होता है, क्योंकि डिफरेंट अदर क्रॉप्स में अगर देखोगे ग्लाइसेमिक इंडेक्स को लो होता है, ग्लूटेन फ्री ज़्यादा नहीं होते हैं ज़्यादातर, जिसके कारण हेल्थ प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिलता है। बट वो चीज़ें जो है आप मिलेट्स में नहीं देखोगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि मिलेट्स फ्री ग्लूटेन फ्री होते हैं, एक तो पहली बात तो ग्लाइसेमिक इंडेक्स लो होता है, ठीक है, जिससे हेल्थ भी खराब नहीं होता और लोग जो है ओबेसिटी और डायबिटीज़ के शिकार नहीं होते हैं। यही नहीं, मिलेट्स हैव एंटी एजिंग एंड एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज एज वेल। अब आप तो खुद ही पता होगा दैट लोग ग्रीन टी क्यों पीते हैं, जिससे एंटीऑक्सीडेंट्स ज़्यादा से ज़्यादा घुसे, पीते हैं ना जी, है ना। तो यही सब चीज़ है। मिलेट्स के बारे में अगर थोड़ा देख ले तो कौन कौन मिलेट्स है? ज्वार, जिसको हम लोग शोरगुम भी कहते हैं, बाजरा, पर्ल मिलेट कहा जाता है, रागी, फिंगर मिलेट जिसको कहा जाता है ना। इनफैक्ट बहुत सारे छोटे छोटे स्मॉल वैराइटीज़ भी है, इंडिजिनस वैराइटीज़ स्मॉल मिलेट्स का, जैसे कोडो, कुटकी, चिन्ना, सानवा, है ना। कुछ एविडेंसेस हैं जिससे ऐसे पता चलता है दैट मिलेट जो है ना दे वर फाउंड इन इंडस वैली एज वेल। जी हाँ, 3000 BC से पहले से ऐसे एविडेंसेस मिले हुए हैं जब मिलेट्स उगाया जाता है। ये कुछ रीजन्स देख रहे हैं जहाँ पर मिलेट्स की खेती बहुत ज़्यादा होती है। अब आप ध्यान से देखिएगा, मिलेट्स की खेती उन रीजन्स पे ज़्यादा होती है जहाँ पे बारिश कम होती है। दिख रहा है ना, क्लियरली दिख रहा है ना।
इसीलिए तो बोला जाता है दैट ये मिलेट जो है ना, ये बेसिकली एरिड एंड सेमी एरिड रीजन्स में बहुत अच्छे तरीके से उगाया जा सकता है। अब हमारे देश के किसान किस में ज़्यादा निर्भर होते हैं? पानी बारिश में, राइट। तो इन रीजन्स में जहाँ पर मिलेट ज़्यादा उगाया जाता है, क्या वहाँ पे बारिश ज़्यादा होती है? नहीं। अगर आप पूरा रेनफॉल पैटर्न देख लीजिएगा इंडिया में, तो ये कुछ कुछ ऐसे रीजन्स हैं जहाँ पे कम बारिश होती है। वही तो बोला कि देखो ना, क्लाइमेटिक कंडीशंस क्लियरली लिखा हुआ है, शॉर्ट ग्रोइंग सीजन्स में ये मिलेट्स अच्छे तरीके से उग सकता है। दे कैन इवन ग्रो इन पुअर सॉइल्स, है ना, खरीफ क्रॉप्स, ये सब कुछ कुछ ऐसे रीजन्स हैं जहाँ पे मिलेट्स को आराम से उगाया जा सकता है। बट बोल तो दिया हम लोगों ने, हाँ हाँ चलो मिलेट्स ऐसे हुआ, बट ऐसे इतना आसान थोड़ा ना यार, कुछ कुछ बहुत सारे चैलेंजेस है देश में। जैसे व्हीट को स्टेपल क्रॉप फूड माना जाता है बहुत जगह में। गवर्नमेंट पॉलिसीज अगर देख लीजिएगा, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, वो भी प्रमोट किसको करता है? व्हीट और राइस को ही करता है। अच्छा भाई, गवर्नमेंट ही प्रमोट करो ना जी, आप इतना बोल रहे हो तो आप ही प्रमोट करो, आप ही इन मिलेट्स को नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत लोगों तक पहुंचाओ। लोगों तक अवेयरनेस नहीं है मिलेट्स के बारे में। डिफरेंट अदर चैलेंजेस भी है, जैसे इनपुट सब्सिडीज, प्राइस इंसेंटिव्स, कंज्यूमर के प्रेफरेंसेस। देखो, क्योंकि कंज्यूमर का प्रेफरेंसेस ही सब कुछ मेन चीज डिटरमाइन करता है ना। कंज्यूमर अगर डिमांड करेगा मिलेट्स के बारे में तो ही ना लोग प्रोडक्शन करेंगे। अगर डिमांड ही नहीं है तो फिर बिकेगा कैसे, वो सेल्स कैसे होगा? समझ रहे हो बात? तो ये भी चीज़ है। नेक्स्ट, इंडिया में क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए गए हैं? देखो, सरकार ने वैसे तो 2018 में ही डिक्लेयर किया था न्यूट्री सीरियल्स को, आई मीन मिलेट्स एज न्यूट्री सीरियल्स, जिसके तहत मिलेट्स को कंसिडर किया गया था दैट हाँ, इनकी जो न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ है वो ज़्यादा है एंड ये एंटी डायबिटिक प्रॉपर्टीज़ भी इसमें है। इनफैक्ट 2018 को नेशनल ईयर फॉर मिलेट भी घोषित किया गया था, है ना। एमएसपीज जो है ना मिलेट्स में इंक्रीज किया गया रिसेंट ईयर्स में। इनफैक्ट गवर्नमेंट ने मिलेट को पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम और पोषण अभियान से भी इंक्लूड करने की कोशिश की है। मिलेट मिशन, जो कि नेशनल अंडर नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन है, ये कहा जा रहा है ये हेल्प करेगा टू फॉर वेरियस मतलब फार्म गेट प्रोसेसिंग, मतलब इसका हम लोग बोल सकते हैं दैट आगे में प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज से इसको बहुत हद तक जोड़ा जा सकता है, राइट। मिलेट विलेज स्कीम केरला के स्टेट एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया। मिलेट स्टार्टअप इनोवेशन चैलेंज लॉन्च किया गया था, जिससे इन चीज़ों को प्रमोट किया जा सके। यही क्यों एक कॉन्टेस्ट भी किया गया था, जिससे एक कॉमिक स्टोरी डिज़ाइन करना है विद द थीम इंडियाज़ वेल्थ मिलेट फॉर हेल्थ, है ना। तो ये सब देखो, आप अगेन ये तो उतना बिल्कुल ही याद नहीं रख पाओगे, बट क्या आप ये वाला नहीं याद रख पाओगे? बिल्कुल याद रख पाओगे। क्या आप ये वाला नहीं याद रख पाओगे? बिल्कुल याद रख पाओगे यार, है ना। अदर डिफरेंट इनिशिएटिव्स फॉर मिलेट्स अगर देख लीजिएगा, शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन में भी इंडिया ने प्रपोज किया है दैट इस ऑर्गेनाइजेशन को हमें सेलिब्रेट करना चाहिए मिलेट फूड फेस्टिवल, ठीक है। सो ये सब कुछ कुछ चीज़ है जो कि यहाँ पे मेंशन है। नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ इनिशिएटिव। नाउ किस के सेक्टर में, चलो डिस्कस करते हैं। देखो क्या है AWCS, मैं डिस्कस करता हूँ, डोंट वरी। बाड़ी प्रोजेक्ट ये एक इनोवेटिव वेलफेयर स्कीम है जो कि प्रमोट करता है ऑर्गेनिक बैकयार्ड फार्मिंग को, है। सो आंगनवाड़ी सेंटर्स के थ्रू क्या हुआ ना, दैट बाड़ी प्रोजेक्ट एक इनोवेटिव अनडाउटेडली वेलफेयर स्कीम है ही ये, ठीक है, क्योंकि बैकयार्ड में आप ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट कर रहे हो, है ना। काइंड ऑफ ये वेलफेयर स्कीम ही हुआ जो क्या जिसमें वेजिटेबल्स फ्रूट्स को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो किया जाता है। कहाँ पर? बाड़ी, जिसको कहा जाता है फील्ड, है ना, हमें, है ना। एंड इट इज़ बीइंग कंज्यूम्ड एट द सेंटर इटसेल्फ। नाउ मिल्क जो क्या ऑब्टेन किया जाता है बाय गौथान वॉज प्रोवाइडेड टू चिल्ड्रन फ्री ऑफ कॉस्ट, और कहा जा रहा है दैट इससे जो है ना मेलन्यूट्रिशंस की जो प्रॉब्लम्स आती थी बच्चों में वो ख़त्म हो जाएगी। यहीं क्यों इट विल इम्प्रूव फैसिलिटीज़ इन द फील्ड फॉर अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन एज वेल। एंड ऑल्सो बोला जाता है कर्नाटक गवर्नमेंट जो है ये छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट का मॉडल भी अपना सकती है इन दिस अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, ऐसा इस इनिशिएटिव के तहत बोला जा रहा है। नेक्स्ट, डॉक्ट्रिन ऑफ प्रेसिडेंस। ये एक वैसे तो देखो दिस इज नॉट दैट इम्पॉर्टेंट, बट स्टिल आई वुड लाइक टू टेल यू दिस कॉन्सेप्ट बिकॉज यू नेवर नो, अगर ऐसे टाइप का मेंस में क्वेश्चन आ गया ना दैट बताओ भाई डॉक्ट्रिन ऑफ प्रेफरेंसेस जो है वो, जस्ट टॉक अबाउट डॉक्ट्रिन ऑफ प्रेफरेंसेस, तो अनटिल अनलेस आपको पता नहीं है डॉक्ट्रिन ऑफ प्रेफरेंस तो कैसे समझ पाओगे ना। इसके लिए मैं एग्जांपल देना चाहता हूँ। एक ऐसा केस ले लो जहाँ पर 5 जजेस का बेंच है, ठीक है, और एक ऐसा केस ले लो जहाँ पे 7 जजेस का बेंच है, ठीक है। अब इसमें वर्डिक्ट दिया गया 5-0 से, बोला गया दैट यस वी आर फॉर द वर्डिक्ट, राइट। बट 7 जब नेक्स्ट वाला फिर से सुनाया जाएगा ना,
इसमें सोचो 3:4, राइट, जैसे 3 जजेस जो है फॉर द ऑब्जेक्ट मतलब मोशन थे ऑफ द केस एंड 4 वेयर अगेंस्ट द मोशन ऑफ अ केस, राइट। तो इस केस में पता है ये वाला जो जजमेंट है ना उसको ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाएगा एज कंपेयर टू ये वाला जजमेंट। देखो भले ही इस वाले जजमेंट में 5 जजों ने अपना सहमति एक केस के थ्रू मतलब एक टॉपिक में एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जजमेंट सुनाया था, बट यहाँ पे सेम जजमेंट अगर 3-4 जजेस अगर सुना देते हैं फॉर द ये और 3 अगेंस्ट द ये, तो जो ये वाला केस है ना इस वाले केस को ज़्यादा महत्व दिया जाएगा एज कंपेयर टू दिस वाला केस जहाँ पे 5 जजेस ने वो प्रेफरेंसेस डाला हुआ है, ठीक है। तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना, देखो ना जहाँ पे 5 जजेस सहमति जता रहे हैं उस वाले केस को तो ज़्यादा तवज्जो देना चाहिए ना, इंपॉर्टेंस देना चाहिए ना एज कंपेयर टू दिस वाला केस। हाँ यहाँ पर अगर से फॉर एग्जांपल 9 जज बेंच होता जहाँ पे 5-4 से मेजॉरिटी जीत जाता वो अलग बात होता, दैट यहाँ पर भी 5 है यहाँ पर भी 5 है वो अलग बात है, 10 जज बेंच वो अलग बात है, ठीक है। बट 5 और 7 इस केस में जहाँ पे इस वाले केस में 5 जजों ने एक अपना सहमति दिया है, बट वही केस में यहाँ पर 3 जज ने ही सिर्फ सहमति दिया है, तो इस वाले केस को कम इंपॉर्टेंस मिलना चाहिए एज कंपेयर टू दिस वाला केस, बट नहीं इस वाले केस को ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिलता है। क्यों? क्योंकि इस वाले बेंच में जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा जजेस प्रेजेंट है, ठीक है। तो यही चीज़ बोला गया, इसी चीज़ को डॉक्ट्रिन ऑफ प्रेफरेंस बोला, प्रेसिडेंस बोला गया, और ये प्रेसिडेंट को कहीं ना कहीं अभी इसके ऊपर सवाल उठना स्टार्ट हुआ है धीरे धीरे, ठीक है। तो अगेन आई गेस दैट दिस द टॉपिक विच इज इन ट्रांजिशन एंड इफ एनी टॉपिक कम्स follows then we'll surely update you that, right? Next, AIBD extends India's presidency for 1 more year. Asia Pacific Institute of Broadcasting Development AIBD में इंडिया का प्रेसिडेंसी 1 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है ना। सवाल होता है ठीक है प्रेसिडेंसी एक्सटेंड किया कोई बात नहीं, ये होता क्या है भाई? एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रॉडकास्टिंग है क्या? 1977 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था अंडर द ऑस्पिस ऑफ यूनेस्को। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया डेवलपमेंट के तहत ये काम करता है। बेसिकली ये एक रीजनल इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो क्या सर्विस कर रहा है in the countries of United Nations Economic Social Commission for Asia and Pacific in the field of electronic media। ये नाम से ही पता चल रहा था AIBD का नाम से, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या है? अचीव किया जा सके एशिया पैसिफिक रीजन में एक वाइब्रेंट और कोहेसिव इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इन्वायरमेंट, डेमोक्रेसी को प्रमोट किया जा सके, है ना। मेंबर्स में जो है ना 26 कंट्रीज़ है इसके फुल मेंबर्स, जिसको रिप्रेजेंट फर्दर किया जाता है भाई 43 ऑर्गेनाइजेशन और 52 एफिलिएट मेंबर्स भी। अगेन दिस इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट दिस पॉइंट, बट या 47th AIBD जो है का एनुअल गैदरिंग न्यू दिल्ली में हो रहा है, ठीक है। सो या नेक्स्ट, कुर्मी ईस्टर फॉर ST टैग। ST मतलब शेड्यूल ट्राइब का टैग, है ना। कुर्मीज़ कहा जा रहा है दैट ये लोग ST टैग का डिमांड कर रहे हैं और इसी के चलते क्योंकि उन्हें नहीं मिल रहा है डायरेक्टली, इसलिए ये लोग जो है ना रेलवे ट्रैक्स को ब्लॉक कर रहे हैं और वेरियस अदर पार्ट्स ऑफ ईस्टर्न इंडिया को भी यह ब्लॉक कर रहा है, क्योंकि इनका यही डिमांड है दैट देखो भाई कुर्मी लैंग्वेज को जो है आप 8th शेड्यूल में घुसाओ और हमें ST स्टेटस दो, राइट। सो कुर्मीज़ ये ट्रेडिशनली नॉन एलिट टिलर क्लास के कास्ट के लोग हैं जो क्या लोअर गैंजेटिक प्लेन के रीजन्स में रहते हैं, ठीक है। एंड ये कहाँ प्रेजेंट है? इन सदर्न रीजन ऑफ अवध, ईस्टर्न यूपी और कुछ कुछ पार्ट्स ऑफ बिहार। चलिए ये वाला देख लीजिए, ये जो आप डार्क में देख रहे हैं ना जहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रोपोर्शन ऑफ कुर्मीज़ है इन पॉपुलेशन वाइज, तो देखिए ये कुछ ऐसे रीजन्स है, दिख रहा है मैपिंग में क्लियर सा देख पा रहे हो। ईस्टर्न इंडिया में ये लोग डोमिनेंट है ना। वैसे सदर्न इंडिया में भी है बट बहुत कम प्रोपोर्शन है ना, इनफैक्ट देखो श्रीलंका में भी है, बट कोई बात नहीं, ये कुछ कुछ ऐसे रीजन्स हैं जहाँ पे इनका डोमिनेंस बहुत ज़्यादा है। 8th शेड्यूल इट लिस्ट्स द ऑफिशियल लैंग्वेजेस ऑफ रिपब्लिक ऑफ इंडिया। इनफैक्ट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जो ऑफिशियल लैंग्वेजेस है ना डील किए जाते हैं अंडर आर्टिकल 343 से आर्टिकल 351 में। ऑफिशियल लैंग्वेज की अगर बात करें जो कि 8th शेड्यूल में है, इसमें 22 लैंग्वेजेस है जिसमें सिंधी लैंग्वेज को ऐड किया गया था 21st अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1967 के द्वारा। फिर बाद में कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली को ऐड किया गया बाई 71st अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992। उसके बाद बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली को भी ऐड किया गया है बाई द 92nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2003, ठीक है, याद रखिएगा ज़रूर। नेक्स्ट, ग्लोबल क्लीन एनर्जी एक्शन फोरम GCEAF। इंडिया पार्टिसिपेट करने वाला है इन ग्लोबल क्लीन एनर्जी एक्शन फोरम
जो कि पिट्सबर्ग यूएस में होने वाला है। कहा जा रहा है ये पहला ऑफ इट्स काइंड ऑफ मीटिंग जिसमें ओवर 30 कंट्रीज प्रमोट करेंगी बेसिकली पॉलिसीज और प्रोग्राम जिससे क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजी को देश में प्रमोट किया जा सके। इनफैक्ट इंडिया हाईलाइट करेगा इन एफर्ट्स मेड इन द फील्ड ऑफ बायोरिफाइनरीज, सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल्स, मटीरियल्स एक्सेलरेटेड प्लेटफॉर्म, कार्बन कैप्चर एंड हाइड्रोजन वैली प्लेटफॉर्म्स जिससे एक्सपीडाइट किया जा सके क्लीन एनर्जी सॉल्यूशंस को हमारे देश में। इसी से कुछ मैं रिलेटेड न्यूज़ भी बताना चाहता हूँ। निसार के बारे में आपने सुना है? इसरो और नासा एक साथ काम कर रही है और ये एक जॉइंट रडार सैटेलाइट है, अर्थ ऑब्जर्वेशन है जिसका नाम है निसार, दैट इज स्टैंड्स फॉर नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार। इसका भी काम पता है क्या है? इसका भी काम को क्लाइमेट क्राइसिस को ही देखना है। दैट इज इसरो हैज़ बीन गेटिंग डीप स्पेस टेक्नोलॉजी एंटीना सपोर्ट फ्रॉम नासा, है ना, अपने वेरियस मिशंस में, और कंटिन्यू किया जाएगा इन मिशंस को। बट हाँ, इन मिशंस का जो एक मेजर काम है वो क्लाइमेट क्राइसिस को भी चेक करना है, और यहाँ पर भी कहीं ना कहीं सेम चीज़ ही आप देख सकते हो, दैट दोनों देशों का कोऑर्डिनेशन एक सिमिलर सॉर्ट ऑफ प्रोजेक्ट्स के लिए हो रहा है। नेक्स्ट, लॉन्ग रेंज रेडियो, LORA, लोरा, इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट एंड रिसर्च इन बैंकिंग टेक्नोलॉजी, दैट इज़ IDRBT, जो कि एक इंस्टीट्यूट है अंडर RBI। इन्होंने डेवलप किया है एक न्यू लो कॉस्ट फाइनेंशियल नेटवर्क जिससे ये बैंकिंग को रिमोट एरियाज तक ले जाएंगे। और ये कौन सा टेक्नोलॉजी है? ये टेक्नोलॉजी है लोरा टेक्नोलॉजी। ये एक वायरलेस मॉड्यूलेशन टेक्निक है इन द फिजिकल लेयर जो क्या अलाउ करता है लॉन्ग रेंज कम्युनिकेशन यूजिंग अ शिफ्ट स्प्रेड स्पेक्ट्रम। लोरा टेक्नोलॉजी ये यूज़ करता है डेडिकेटेड रेडियो को विच आर नॉट यूजुअली प्रेजेंट इन एंड यूज़र डिवाइस। इससे क्या होता है ना, दैट इंटरफ्रेंस जो होता है डिफरेंट अदर डिवाइसेस से वो बहुत हद तक रुक जाता है। ठीक है, अब ध्यान से देखना, ये जो नॉर्मल जो हम लोग रेडियो फ्रीक्वेंसीज यूज़ करते हैं वहाँ पे जो अलग रेडियो फ्रीक्वेंसी से मैच करने का ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होता है, बट यहाँ पे वो चीज़ नहीं होता है। इनफैक्ट बोला जा रहा है बैंक भी इन चीज़ों को यूज़ कर सकती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे थर्ड पार्टी नेटवर्क जो है उसका तो इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है ना, है ना। सो IDRBT, दैट इज दिस टेक्निक, इंस्टीट्यूशन ऑफ डेवलपमेंट रिसर्च टेक्निक, बैंकिंग टेक्नोलॉजी, ये क्या कर रही है? ये फर्स्ट है इन द वर्ल्ड जो कि डेवलप कर रही है ये नेटवर्क बेस्ड लोरा टेक्नोलॉजी। ध्यान देना, अगर ऐसा को आपको पास क्वेश्चन आ जाए दैट बताओ भाई लॉन्ग रेंज रेडियो टेक्नोलॉजी, लोरा टेक्नोलॉजी, इसका एप्लीकेशंस किस किस सेक्टर में हम लोग कर सकते हैं, है ना, तो सिर्फ और सिर्फ यही याद रखिए आप दैट क्या क्या है ये लॉन्ग रेंज कम्युनिकेशन को अलाउ करता है और ये मेक श्योर करता है दैट इंटरफ्रेंसेस जो है डिफरेंट अदर डिवाइसेस से ना हो। ठीक है, मतलब ये स्मूथली काम तो करे ही, बट साथ ही साथ प्राइवेसी भी लोगों का आई मीन कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या फिर कोई भी डेटा जो एक रीजन से दूसरे रीजन ट्रांसफ़र कर रहा है उसका प्राइवेसी भी इंश्योर हो सके। कहा जा रहा है इट विल मेक इट पॉसिबल फॉर पीपल इन रिमोट हाई हिली एरियाज एंड फॉरेस्ट एरियाज विदाउट सैटेलाइट सिग्नल्स टू एक्सेस बैंकिंग सर्विस। मतलब पहले जैसे अभी तक उनको क्या, अगर आप हिली रीजन में रह रहे हो, सोचो आप इस रीजन में रह रहे हो, ठीक है, आपको बैंकिंग सर्विस लेना है तो आपको इंटरनेट तो चाहिए होगा, बट आपको वो वाला इंटरनेट नहीं भी अगर हो, अगर ये टेक्नोलॉजी भी आपके साथ हो देन भी यू कैन यूज़ इट, राइट। इससे साइबर हैकिंग भी बहुत हद तक घट जाएगा, चीपर भी है कहा जा रहा है। जी हाँ, इसका फाइनेंशियल नेटवर्क में कहा जा रहा है 20% ये चीपर होने जाने वाला है देन ऑल्टरनेट नेटवर्क टेक्नोलॉजी से, राइट। नेक्स्ट, सेंसिंग प्रेशर यूजिंग पेपर। एक टीम ऑफ रिसर्चर्स है बेंगलुरु बेस्ड इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में, उन्होंने फैब्रिकेट किया एक प्रेशर सेंसर जिसमें पेपर एक सोर्स ऑफ मीडियम रहेगा जिससे ये काम किया जाएगा। इनफैक्ट बोला जा रहा है बहुत सारे इंडस्ट्रियल, बहुत सारे ऑटोमोटिव और हेल्थ केयर एप्लीकेशन जो है ये रिलाई करते हैं ऑन एक्यूरेट एंड प्रिसाइज मैनेजमेंट ऑफ प्रेशर। और प्रेशर सेंसर्स जो है ना इसको यूज़ किया जाता है इन पर्पसेस के लिए ही। इनफैक्ट प्रेशर सेंसर से आप आराम से डिटेक्ट और फिजिकली प्रेशर को आराम से भाप सकते हो एंड
उसको कन्वर्ट किया जा सकता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में, जिसको डिस्प्ले फर्दर किया जा सकता है। आई मीन जो सोचो आपने यहाँ पे जितना प्रेशर दिया, सोचो वो प्रेशर ज़्यादा मैग्नीट्यूड का होगा, आपने सोचो यहाँ पर प्रेशर दिया, वो प्रेशर जो है कम मैग्नीट्यूड का हुआ, ठीक है, तो प्रॉपरली आपका डेटा जो है क्लियरली फ्लैश करने लगेगा दैट ओके किस रीजन में कहाँ पर कितना प्रेशर है। तो देखो अब ये एक टेक्नोलॉजी है, ठीक है, ये एक टेक्नोलॉजी का डिमॉन्स्ट्रेशन है, कल को इसका जो यूजेजेस है ये वेरियस चीज़ों में आया जा सकता है, वो तो खैर समय ही बताएगा, बट इसकी कुछ कुछ खामियां भी है, कुछ कुछ फ़ायदे भी है। जैसे ये एक फ्लेक्सिबल और वेयरिंग प्रेशरेबल सेंसर होगा, बट साथ ही साथ ये जो है ना चीज़ जो बनाया गया है ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है, मतलब ये अगर बन गया तो वो सॉलिड वेस्ट ही बन जाएगा, जो कि अल्टीमेटली लॉन्ग रन में इन्वायरमेंट को हार्मफुल भी पहुंचा सकता है। नेक्स्ट, लंपी स्किन डिजीज़, ये एक वायरल डिजीज़ है जिसके कारण वेरियस कैटल्स बफेलोज की मृत्यु हो रही है। ये देखो, ये एक लंपी स्किन डिजीज़ है जो क्या क्रिएट किया जाता है बाय ए वायरस कॉल्ड पॉक्स वायरस लंपी स्किन डिजीज़, है ना। इनफैक्ट ये इससे क्या होता है, लिम्फ नोड क्रिएट हो जाता है इन्फेक्टेड एनिमल्स में, और ये नोड जब बड़े बड़े हो जाता है ना तो वो इस टाइप के, देखो ये देखो कितने बड़े बड़े हो गए, देखो कितने बड़े बड़े हो, तो ये लंप्स काइंड ऑफ चीज़ें दिखते हैं। इनफैक्ट इसको सबसे पहले 1929 में देखा गया था ज़ैम्बिया में, जो कि एक अफ्रीकन कंट्री है, बाद में तो ये अफ्रीका से डिफरेंट अदर रीजन में फैला, अभी इंडिया में भी है, पहुंच गया है। स्प्रेड कैसे हो रहा है भाई, देखो ध्यान से देखना, ये जूनोटिक वायरस नहीं है, ठीक है, मतलब डिजीज कैन नॉट स्प्रेड टू ह्यूमंस। इसीलिए बाई चांस अगर सोचो कोई ऐसे गाय है जिसका लंपी स्किन डिजीज़ है और अगर आप उसका मिल्क पी रहे हैं तो क्या ये आपको इम्पैक्ट करेगा, नहीं करेगा। ये कंटैगियस वेक्टर बॉर्न डिजीज़ है जिसको क्या वेक्टर्स जैसे मॉस्किटोज, फ्लाइज के, टिक्स के द्वारा एक जानवर से दूसरे जानवर में ट्रांसफ़र होता है। इनफैक्ट अगर किसी को लंपी स्किन डिजीज़ हो गया ना, उसके रिपरकशंस हो सकते हैं, जैसे उनका मिल्क प्रोडक्शन घट सकता है, वो वीक हो सकता है, लॉस ऑफ कुछ खाने का मन नहीं करेगा, है ना, मुंह में भी फोड़े फुंसी हो जाएंगे, तो इससे क्या होगा दैट अल्टीमेटली बहुत समय मृत्यु भी हो जाती है, ठीक है। इसका ट्रीटमेंट की अगर बात करें तो नहीं, कोई भी इस वायरस का ट्रीटमेंट एज सच नहीं है, बट हाँ एक वायरस है, एक वैक्सीन है बेसिकली जिसका नाम है गोट पॉक्स वैक्सीन, ठीक है, वो बहुत हद तक इफेक्टिव होता है इसके अगेंस्ट में भी, ठीक है। इनफैक्ट 2 इंस्टीट्यूट है, इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च का, उन्होंने डेवलप किया एक इंडिजिनस वैक्सीन भी LSD के लिए, तो अगेन दैट नीड्स टू बी टेस्टेड एंड फर्दर इम्प्लीमेंटेशन नीड्स टू बी डन ऑन दैट, ठीक है। चलो अब जो भी हम लोगों ने डिस्कस किया उसके बेस में MCQ देख ले। कल के MCQ जो पूछा गया था, सबसे पहले स्वच्छता सुजल प्रदेश का सर्टिफिकेशन सबसे पहले किस इंडिया के स्टेट या फिर यूटीज़ को मिला हुआ है, तो द करेक्ट आंसर वॉज अंडमान एंड निकोबार। नेक्स्ट क्वेश्चन वॉज रिगार्डिंग ब्रोकन राइस इन इंडिया जो है वो इस कामों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, बिल्कुल सही है। जिबूती, इंडोनेशिया, चाइना, सेनेगल was the biggest importer of India's broken rice, absolutely true, तो C will be the correct answer in this case. So correct sequences DC, जिसमें देख लीजिएगा DC चलो सही है, ओके। अब देख लेते हैं आज का क्वेश्चन, ठीक है, सबसे ये तो आराम से सबको ही दे देगा। लंपी स्किन डिजीज वाज ऑफन सीन इन न्यूज़, इट अफेक्ट्स विच अमंग द फॉलोइंग एनिमल्स, कैटल, रैप्टर, बर्ड्स, राइनोसरस या फिर एलिफेंट्स। आशा करता हूँ किसी का रॉन्ग नहीं होना चाहिए, ये वाला दूसरा वाला आंसर देना, ठीक है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ रिपब्लिक ऑफ इंडिया इज मेंशन्ड इन 7th शेड्यूल ऑफ आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इट कंसिस्ट ऑफ अ टोटल ऑफ 22 लैंग्वेजेस। करेक्ट ऑप्शन बताइए कौन सा है, 1 only, 2 only, both 1 and 2, neither 1 nor 2। नीचे कमेंट सेक्शन में आप अपना आंसर्स बिल्कुल लिखिएगा, विल बी वेटिंग फॉर योर आंसर टू कम अप। दिस वाज ऑल अबाउट द डिस्कशन फॉर टुडेज क्लास, विल मीट इन नेक्स्ट सेशन, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।